पेप्टिक अल्सर डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, आज अपन फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा या ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया होगा जिसका जीआई जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। जितनी बड़ी भी नहीं है और मोस्ट कॉमन जो है वो देखने को हमें जीआई सिस्टम में मिलती है। तो अपन आज चर्चा करेंगे पेप्टिक अल्सर किसी को हो गया है तो फार्मेकोलॉजी जो मैनेजमेंट है वो अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पेप्टिक अल्सर है क्या। देखिएगा, पेप्टिक अल्सर क्या है। ये अपना इसोफेगस है और ये अपना स्टमक है। ये स्टमक के बाद में डोडिनम। अब अपने पेट में छाले हो जाना है। पेट में छालों को अपन क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। तो पेट में छाले हो गए, डोडिनम में छाले हो गए, इसको अपने बोल दिया पेप्टिक अल्सर। और ये पेप्टिक अल्सर हो क्यों रहा है, देखो इलाज करना बात की बात है, इससे पहले उनके कारण का पता करना, उसका सही डायग्नोसिस करना, फिर जो है वो सही ड्रग्स देना, तभी जो है वो काम बनने वाला है। ऐसे काम नहीं बने, क्योंकि दवाई जो है, ड्रग्स जो है, मेडिकेशन है, ये टोटली गेम चेंज स्टडी है। ये गेम चेंज तब हो पाएगा जब अपन उस चीज का करेक्ट डायग्नोसिस करेंगे। और करेक्ट डायग्नोसिस को पता करने के लिए अपने पेट के अंदर छाले क्यों हो रहे हैं, अल्सर क्यों हो रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपने पेट के अंदर HCl का प्रोडक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, नॉर्मली हमारे स्टमक के अंदर पैराइटल सेल के द्वारा, किसके द्वारा, पैराइटल सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और ये HCl कुछ ज्यादा ही सिक्रेट हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, और हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो भी कई बार दिक्कत नहीं है। स्टमक की जो लाइनिंग है, वो जीआई सिस्टम की जो लाइनिंग है, ये 4 लेयर है। अंदर वाला लेयर कौन सा है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सीरोसा। म्यूकोजा जो लेयर है, ये अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है, ये एक तरीके से लेमिनेशन का काम करती है। ये अपने HCl के प्रोडक्शन से हमारी स्टमक को छाले होना, इरिटेशन से बचाता है। और HCl का जो काम है वो सिक्रेट होना जरूरी है, क्योंकि ये अपने भोजन को, ये अपने फूड को ब्रेक डाउन करेगा, उसमें कोई भी माइक्रोब्स हैं उसको किल करेगा। तो ये जरूरी चीज है। जब अपनी म्यूकोजा, जब अपना लेमिनेशन जो है वो कमजोर पड़ जाता है, तो HCl जो है वो इसके टच करेगा, और टच करने की वजह से इसका जो pH है वो 2.5 से 3.5 pH होता है। 2.5 pH से कम होने की वजह से ये टच करेगा, जहां से ये टच करेगा तो वहां पे ये क्या कर देगा, छाला कर देगा, अल्सर कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। यदि ये छाला डोडिनम में कर दे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में कर दे, और ज्यादातर मोस्ट कॉमनली जो ये डोडिनम के अंदर जो है अल्सर देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं डोडिनल अल्सर। एक कारण हमें ये पता कर दिया, तो हमें ऐसी दवाई देनी है, ऐसी दवाई देनी है जो इस अल्सर के बारे में घेरा बना दे। इसकी क्या कर दे भाई, इसके आप पीछे आगे आवरण कर दे, जैसे इसको कोई चीज टच करेगी तो ये इसको इरिटेंट नहीं करेगी। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि भाई ये HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसको इस pH को क्या कर दें, इस pH को कम कर दें। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा एजेंट दे दे जो न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एंटासिड। तो ऐसी चीज दे दे, एंटासिड हो जाए, या फिर ऐसी चीज दे दे जिससे pH जो है वो तुरंत कम हो जाए। दूसरी है। तीसरी है कि ये जो अपना पेट है, ये अपना जो स्टमक है, इस स्टमक को कौन संदेश देता है कि तुम जो HCl ज्यादा बनाओ, तो इसमें वेगस नर्व, वेगस नर्व का सप्लाई होता है। वेगस नर्व के हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से, हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से HCl का प्रोडक्शन कई बार जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका HCl को इनिबिट कर दे, इस वेगस नर्व के काम को कम कर दे, तो अपन एंटी कोलर्जेनिक देंगे। और ऐसा कोई अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बना दे जो उसका एसिड को होने ही नहीं दे, सुरक्षा कर दे जो म्यूकोजा की, ऐसी चीजें। और एक खास बात बता रहा हूं, खास बात में यह है, और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, ये और प्रॉब्लम जो है वो हो रही है अपने अपने इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर जीआई सिस्टम का इन्फेक्शन होता है। H पाइलोरिक, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शंस जो है, ये हमारे HP इन्फेक्शन होने की वजह से, पेट में हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से छाले हो जाते हैं, और ये बीमारी जो है वो कोज करवा सकते हैं पेप्टिक अल्सर। तो कारण हमने पता कर दिए,
कारण हमने पता कर दिए, और जब कारण हमारे पास पता हो गए तो हमें दवाई देने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। डायग्नोसिस अपना करेक्ट है तो ट्रीटमेंट अपना डेफिनेटिव करेक्ट रहेगा। बिग चैलेंज इज करेक्ट डायग्नोसिस। अब देखिएगा, अब इस चीज को समझिएगा जीरो से। अब अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो अपन पहला जो दवा देंगे वो ऐसा दवा देंगे जो रिड्यूस कर दे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, क्या कर दे, रिड्यूस, यानी कि एचसीएल का प्रोडक्शन क्या करवा दे, एचसीएल का प्रोडक्शन कम करवा दे। ऐसी दवा देंगे, ऐसे ग्रुप की दवा देंगे जिससे हमारा ये एक काम बन जाएगा। दूसरा कैसा दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं एंटासिड। एंटासिड का मतलब ऐसी दवा जो इस पीएच को कम कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो अपन न्यूट्रलाइजेशन करने वाली, गैस्ट्रिक एसिड को कम करने वाली ऐसी एंटासिड दवा देंगे। तीसरा अपन क्या करेंगे भाई, जहां अल्सर हो गया है, जहां पे क्या हो गया, जहां पे अल्सर हो गया, इस अल्सर को अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये अल्सर हो गया तो इस अल्सर के ऊपर क्या करेंगे, प्रोटेक्शंस करेंगे। अल्सर प्रोटेक्टिव दवा देंगे जिसपे उसको कोटिंग बना दे, एचसीएल उसको टच ना करे, और एचसीएल ज्यादा टच करेगा तो और ज्यादा अल्सर होगा, इरिटेशन होगा, एब्डोमेन पेन होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अल्सर प्रोटेक्टिव दवा देंगे। तीसरी दवा है वो एंटीबायोटिक देंगे जो हमारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर ले। तो ये अपन चार तरह के ग्रुप की दवा देंगे। अब पहले एक एक ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ में जानकारी हासिल कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेशन रहने वाला है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है, या ऐसा कोई आम आदमी नहीं है जिसने ये दवा नहीं खाई है। तो आपको भी जरूरत है, बेसिक लाइफ में भी इसके बारे में नॉलेज की जरूरत है, और ये टोटल जो नॉलेज है आपको दिया जाएगा, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम मजेदार टॉपिक के बारे में इजी मेथड के जरिए, देसी तरीके से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो लाइक कर दे, देखे नहीं, और सब्सक्राइब भी कर दे, और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। तो देखिएगा, जो एचसीएल का सिक्रेशन कम करने वाली जो दवा है वो, इसमें भी अलग अलग पार्ट है ना, इसमें भी सब कैटेगरी है भाई। एचसीएल का एक अपन कम करने के लिए अपन देंगे H2 एंटी हिस्टामिन, H2 टाइप की एंटी हिस्टामिन दवा देंगे। ये एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के सिक्रेशन को क्या करवा देगी, एंटी का मतलब अगेंस्ट। जब हिस्टामिन कम हो जाएगा तो एचसीएल का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक अपन देंगे पीपीआई, पीपीआई का मतलब है प्रोटोन पंप इनिबिटर। क्या देंगे, प्रोटोन पंप इनिबिटर। ऐसी दवा देंगे जो प्रोटोन पंप को इनिबिट करे। प्रोटोन पंप जो है, जो पैराइटल सेल एचसीएल बनाती हैं, और उस पैराइटल सेल को एचसीएल बनाने के लिए प्रोटोन पंप की जरूरत पड़ती है, और यदि ये प्रोटोन पंप नहीं मिले तो वो एचसीएल नहीं बनाएगी। तो अपन उस प्रोटोन पंप को बनने ही नहीं दें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बंसुरी। तो ये अपन देते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनिबिटर। तीसरी जो कैटेगरी है रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशन के अंदर, वो है एंटी कोलर्जेनिक। क्या देंगे अपन, एंटी कोलर्जेनिक देंगे। अब ये जो है हाइपर एचसीएल का सिक्रेशन हो रहा है, स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, वेगस नर्व की वजह से, ये अपन कम कर देंगे। ज्यादातर देखिएगा, बहुत बड़ी डीप की बात बता रहा हूं, ज्यादातर पेट में छाले होने का बड़ा कारण है स्ट्रेस, फैटी फूड, प्रिजर्वेटिव, इन्फेक्शंस, ये बड़ी चीज है। तो स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, और ये यदि ज्यादा सिक्रेशन हो गया, इनकी हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, तो भी ये हो सकता है ना। तो इस स्टिमुलेशन को कम करने के लिए एंटी कोलर्जेनिक दवा देंगे। चौथी है पीजी, पीजी का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाए, जो हमारी म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करे, वो अपन जो है मेडिसिन इसको देंगे। अब एक एक की बात करते हैं। H2 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी दवा है। पहली फेमस जो दवा है, इस दवा का नाम है सिमेंटिडीन। इस वाली दवा का क्या नाम है, सिमेंटिडीन। दूसरी है रेंटिडीन, रेंटिडीन, सिमेंटिडीन और रॉक्सिटिडीन। तो तीन दवा है, सिमेंटिडीन, रेंटिडीन और रॉक्सिटिडीन। तो ये दवाई जो है वो तीनों दवाई देंगे। अब सिमेंटिन दवाई जो है, सिमेंटिडीन दवाई है, ये टैबलेट फॉर्म में कितना डोज देना है। तो ये टैबलेट फॉर्म में तीन तरह की डोज मार्केट में अवेलेबल है। एक 200 mg की है, 400 mg की है और 800 mg की है। तो आपको कोशिश पहले यही करना है कि भाई 200 mg से काम ले लें। 200 mg से काम नहीं होगा तो फिर आपको 400 mg देना पड़ेगा। तो आप डोज को धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो अपन शुरुआत में 200 mg की डोज देते हैं, 400 mg की डोज देते हैं, और हाईएस्ट जो है 800 mg की डोज अपन
दे सकते हैं। तो ये अपन ज्यादातर पेशेंट के अंदर बीडी या अपन ओडी चलाते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो एक टाइम ओडी और बीडी का मतलब 2 टाइम। टेबलेट फॉर्म के अंदर जो है वो 200, 400, 800 की रहेगी। और इंजेक्शन की बात करें तो 200 mg रहेगा, और 200 mg कितने ml में रहेगा? 2 ml। 2 ml इंजेक्शन के अंदर 2 ml इंजेक्शन के अंदर 200 mg जो है दवा रहने वाली है। यदि आपको 100 mg लगानी है तो आपको कितना लगाना पड़ेगा? 1 ml लगाना। तो ये आपको इस इंजेक्शन के डोज के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रेंटिडीन। रेंटिडीन और सिमेंटिडीन की तुलना करें तो सिमेंटिडीन थोड़ा कच्चा ड्रग्स है, हाँ, ज्यादा इसमें ताकत नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है। रेंटिडीन जो है इससे 5 टाइम्स 5 गुना ज्यादा पोटेंट है, यानी कि ये पक्का पक्का काम करेगा, उसको बोलते हैं पोटेंट। तो पोटेंट ड्रग्स है, 5 टाइम मोर पोटेंट ड्रग्स है, और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिंग है। इसका जो काम करने का स्टाइल है, मैकेनिज्म है, ये ज्यादा देर तक असर करेगी। एक गोली जो है वो 12 घंटे तक लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो अपना एक्शन करेगी। टेबलेट फॉर्म के अंदर 150, 300 mg ये आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। इंजेक्शन के तौर पे 25 mg और 50 mg। 50 mg कई बार 2 ml के अंदर आता है। यदि आपको 50 mg 2 ml में है और आपको इंजेक्शन 25 mg लगाना है तो आप 1 ml लगाओगे। और रोक्साटिडीन जो है ये टेबलेट फॉर्म के अंदर है, ये अपने 75 mg और 150 mg जो है वो अपन पेशेंट को टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये एक कोई भी दवा जो है, रेंटिडीन जो दवा है, एक कोई भी अपन दवा चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। ज्यादातर जो है वो रेंटिडीन दवाई दी जाती है क्योंकि ये मोर इफेक्टिव है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, पोटेंट ड्रग्स है। और बड़ी बात बता दूं रेंटिडीन के बारे में, रेंटिडीन जो है अपने बीबी ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ज्यादा इसमें सीएनएस टॉक्सिटी वाले, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में टॉक्सिटी ज्यादा नहीं हो पाती। तो ये बिल्कुल सेफ ड्रग्स है, अच्छा ड्रग्स है, और इससे ज्यादा कोई दिमाग पे असर नहीं पड़ता है। तो ये अच्छी बेटर है। तो एक दवाई अपन ये चला लेंगे। दूसरी अपन पीपीआई। पीपीआई जो है ये अपने जीआई प्रोफाइलैक्सिस, क्या कह रहा हूं, जीआई सिस्टम में प्रोफाइलैक्सिस दवा का नाम बोले तो वो पीपीआई ग्रुप की है। आपने बहुत नाम सुना होगा, पेंटापेराजोल। पेंटापेराजोल मैंने अभी आपको बोला कि जो एचसीएल है, ये एचसीएल पेराइटल सेल बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि इसके अंदर क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटॉन पंप चाहिए। तो प्रोटॉन पंप को ये इनिबिट करेगी। ये टेबलेट के अंदर 20 और 40 mg की टेबलेट है, इंजेक्शन 40 mg का है, पेंटॉप 40 आप नाम सुनते हो। और इसमें बड़ी ध्यान रखने वाली है, ये भूखे पेट चलती है। क्या चलती है? ये भूखे पेट वाली गोली है। ये खाना खाने से पहले लेनी है, कम से कम 30 मिनट खाना खाने से पहले लेंगे, ताकि ये अपने पेट में जाए और पेट में जाके प्रोटॉन पंप को क्या कर दे? इनिबिट कर दे, जिससे हमारी पेराइटल सेल है वो एचसीएल का प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर सके। तभी ये इफेक्टिवनेस इसका रहेगा। लेंसोपेराजोल कैप्सूल आता है 15 से 30 mg का, टेबलेट है 15 से 30 mg की। थर्ड बात करते हैं ओमीपेराजोल। ओमीपेराजोल का कैप्सूल 10, 20, 40 mg का, इंजेक्शन आता है 40 mg का। रेब्रापेराजोल जो टेबलेट है 10, 20 mg का, इंजेक्शन आता है 20 mg का, वायल आता है। तो ये पीपीआई ड्रग्स की कोई भी एक दवा चला देंगे, पेंटॉप, लेंसापेराजोल। लेंसोपेराजोल जो है आजकल बढ़िया इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। और पीपीआई में अपन कोई भी ये दवा जो है अपने एज ए प्रोफाइलेक्स, कोई भी पेट की प्रॉब्लम हो तो पेट को बचाने के लिए, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन करने के लिए अपन प्रोफाइलेक्सिस दवा दे सकते हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं एंटी कोलर्जेनिक। एंटी कोलर्जेनिक के अंदर प्रोपेंथालिन और ऑक्सीफिनोनियम। ऑक्सीफिनोनियम ये 2 टेबलेट है। ये अपने टेबलेट जो है 15 से 30 mg का मार्केट में अवेलेबल है, और ऑक्सीफिनोनियम जो है वो टेबलेट 10 mg का मार्केट में अवेलेबल है। ये अपन तभी देंगे जब हमें पता होगा कि हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है अपने। ये क्या करती है? ये अपने एसिटाकोलाइन, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाकोलाइन, उसको इनिबिट कर देती है। एसिटाकोलाइन को इनिबिट कर देती है और हमारी स्मूथ मसल्स को, हमारे को रिलैक्स कर देती है, जिससे जो है एचसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुए और हमारा जो म्यूकोजा है बचा रह जाए। फोर्थ टाइप की बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसके अंदर मीजोप्रोस्टोल जो है दवाई यूज करते हैं। ये हमारी म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करवा के, और हमारी म्यूकोजा क्या रहती है? बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है। तो अभी अपने बात की थी रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के अंदर, इन्होंने अपने एंटी हिस्टामिन, पीपीआई, एंटी कोलर्जेनिक और प्रोस्टाग्लैंडिन सारी बात की, एक एक
ग्रुप को पता किया, एक एक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी दवाई है, दवाई का नाम, दवाई का किस फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है, साथ में अपने ये भी पता किया है कि कितने एमजी में है, उसका डोज क्या है, कब लेना है, और माइनस जो है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या ध्यान रखने वाली बात, कब लेना है, भूखे पेट लेना है, कब लेना है, किस तरीके से लेना है, ये जानकारी अपने हासिल की। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंटासिड। एंटासिड के बारे में बात करेंगे, एंटासिड क्या होता है, तो ये अपन बात करेंगे एंटासिड के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना है, पहले ग्रुप को अपन ने पूरा डिटेल के साथ में चर्चा किया है कि कैसे रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रेशन करते हैं, इसमें अपने 4 पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है। अब सेकंड बात करते हैं एंटासिड्स, जिसको अपन बोलते हैं जो अपनी पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये स्पेशली दो तरह के जो है वो काम करेंगे, एक सिस्टमिक काम करेंगे और एक नॉन सिस्टमिक काम करेंगे, एक सिस्टमेटिक काम करेंगे और एक नॉन सिस्टमिक काम करेंगे। दो ग्रुप जो है वो हमें एंटासिड्स के अंदर पेशेंट को देते हैं। पहला जो सिस्टमिक काम करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ये जो है ज्यादातर जो है अपन इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, और जो अपनी पीएच एसिडिक हो रखी है उस पीएच को क्या कर देंगे, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे अपन इनो पढ़ते हैं कि भाई इनो काम करे 6 सेकंड में, इनो कैसे काम करता है 6 सेकंड में, इनो जैसे हमारे पेट में जाता है और उस पीएच को, उस एसिडिक नेचर को, मान लो उसका एसिडिक नेचर 3 पॉइंट था, तो ये इसको नियर बाय न्यूट्रलाइज की तरफ ले जाएगा, जिससे जो उसका एसिडिक नेचर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे को काफी सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात करते हैं नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक में अपन पहली बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसलेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपन मोस्टली 2, 3 और 4 चार दवाई का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दवाई का अपन स्पेशली सिरप में यूज करते हैं, ज्यादातर जो इसका फेमस है वो अपन पेशेंट को सिरप देते हैं, और ये सिरप जो है वो एंटासिड की तरह काम करेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल अगेन जो है इसको अच्छा इफेक्ट देखा गया है, तो ये अपन एंटासिड दवाई देंगे और पेशेंट को सिरप पीने को बोलेंगे। ये दिन में अपन टीडीएस या बीडी या फिर क्यूडीएस, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, या फिर अपन पेशेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब भी आपको एसिडिटी जैसा फील मालूम होए तब ये आपको दवाई ले लेनी है, और ये आपको 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, जितने टाइम आप ले सकते हो उसको ले। और ये याद रखें, यदि मरीज कोई हार्ट का है, उसका रीनल प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए ये अपन प्रेस्क्रिप्शन उसको देंगे, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेन क्या आ रही है दवाई की वजह से, वो भी हम मॉनिटर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात। अब अल्सर को क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। ये अपने स्टमक के अंदर अल्सर हो गया था, अब इस अल्सर को अपन को क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो सुक्राल फेट अगेन एक फेमस सिरप है, सिरप भी आती है, टेबलेट भी आती है। तो ये सुक्राल फेट जो है वो अपन पेशेंट को देंगे, और ये क्या करेगी, एंटी कोटेट, उस पर कोटेट करेगी, ताकि जो उस अल्सर को है उसके ऊपर जो है वो एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगी। सीबीएस यूज करते हैं, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, ये भी दवाई यूज करते हैं, ये भी अल्सर प्रोटेक्टिव दवाई है। अब लास्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपन बात कर रहे हैं, एंटी एचपी ड्रग्स। एंटी एचपी ड्रग्स क्या है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ये एंटी एचपी ड्रग्स जो है वो इन्फेक्शन की वजह से, मोस्टली क्या है, इन्फेक्टेड पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर हो रखा है, और इससे आपको बचने के लिए अब अपन एक तरह की एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अब पेशेंट के अंदर एचपी, इनकी हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट में प्रेजेंट है। ये कैसे मालूम चला कि प्रेजेंट है, इसके लिए अपने यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवाया है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवाने के लिए आपको कम से कम 1 वीक जो है वो आपको पीपीआई ग्रुप की या और तरह की जो मेडिसिन है वो आपको होल्ड करनी पड़ेगी, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवाया और इस टेस्ट के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो अपन एक तरह की पेशेंट को क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। ये एक तरह की अपन क्या देते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स जो है इस इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, जिसको आपको मार्केट में आपको ड्यूल, ट्रिपल और क्वाड्रिपल, ड्यूल, ट्रिपल और क्वाड्रिपल,
ये 3 थेरेपी देते हैं। ट्रिपल थेरेपी में 3 दवा का उपयोग होता है, ड्यूल में 2 और क्वाड्रिपल के अंदर 4 दवाई। तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक है वो अपन इसमें स्पेशली एमोक्सिसिलिन इसका उपयोग करते हैं, एमोक्सिसिलिन का उपयोग करते हैं। और दूसरी जो एंटीबायोटिक अपन उपयोग करते हैं वो करते हैं क्लिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन। तीसरी का अपन उपयोग करते हैं स्पेशली जो है वो अपन कई बार जो है इसको अपन ये उपयोग में ले सकते हैं, जो एचपी किट बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एचपी किट आता है। और इस एचपी किट के अंदर ट्रिपल थेरेपी के अंदर इस तरीके का मेडिसिन का एक पत्ता आएगा, और ये पत्ता ज्यादातर 3 दवाई ऊपर लिखी हुई है, ये अपन को मॉर्निंग में लेनी है, और ये 3 दवाई जो है वो आपको कब लेनी है, इवनिंग में लेनी है। तो एक अपन इसके अंदर जो है वो पीपीआई दवा देते हैं, दूसरी एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन देते हैं, तीसरी अपन इसके अंदर देते हैं क्लिथ्रोमाइसिन। तो क्लिथ्रोमाइसिन जो है वो अपन इसके अंदर दवा देंगे, और ये एंटीबायोटिक जो है इस एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए स्पेशली ये काम करेगी। और अपन इसके अंदर और भी जो ग्रुप की दवा है, जैसे अपन कई बार मेट्रोनिडाजोल भी अपन इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपने बात की थी कि ट्रिपल थेरेपी के अंदर क्या दवा इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा जो अपन ने स्टडी किया है वो अपन ने स्टडी किया है पेप्टिक अल्सर को किस तरीके से ट्रीट करें। आई होप सो ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। अगेन ये प्रैक्टिकल विषय भी है, हर एक घर में नॉर्मली जीए डिस्टर्ब जब होता है तो कोई न कोई टेबलेट लेते हैं। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।